दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल भारत अमेरिका से F414 इंजनों को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है और इस बातचीत का जो बैकग्राउंड है वो असल में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत F414 जैसे इंजनों को भारत अपने ही देश में बनाना चाहता है ताकि इंजनों के सप्लाई और इंजनों के प्रोडक्शन को लेकर भारत को F404 जैसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। पर वहीं पे दोस्तों F414 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डील के साथ साथ अब ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत को F404 इंजनों को लेके भी अमेरिका के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के क्लॉज के अंतर्गत बातचीत करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से साउथ कोरिया के द्वारा F404 इंजनों को प्रोड्यूस किया जा रहा है और साउथ कोरिया को इंजनों के सप्लाई को लेके किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है, उसी तर्ज पे भारत में भी F404 इंजनों का प्रोडक्शन हो और तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में डिले ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि F404 इंजनों के डिलीवरी के डिले के वजह से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो पहला बैच है इसका डिलीवरी भी अब तक नहीं हो सका और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि F404 इंजनों के वजह से संपूर्ण तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है वो डिले हो चुका है और आने वाले समय में भी इन इंजनों का सप्लाई शायद इतना अधिक ना हो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए फुल स्केल में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो केवल मात्र करंट तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में ही इशू नहीं आएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है वो भी संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो सकता है। पर अगर भारत अमेरिका के साथ F414 इंजनों के जैसे F404 इंजनों को लेकर भी एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का डील कर लेता है तो भारत को शायद इस तरीके से इंजनों के सप्लाई को लेकर इशू ना आए। करेंटली अगर देखा जाए तो 83 तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा ऑलरेडी अमेरिका को 99 F404 इंजनों के सप्लाई को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अब तक इंजनों का सप्लाई शुरू नहीं हो सका और पिछले साल सितंबर महीने से ही इंजनों का सप्लाई शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि बताया जा रहा है कि अब इस साल सितंबर महीने से मतलब शुरू होने वाला है। हालांकि इंजनों के सप्लाई शुरू होने के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि जितना इंजनों का जरूरत भारत को है सालाना अमेरिका उतना इंजन भारत को दे पाएगा या भी नहीं। फिलहाल तो अगर सालाना 16 इंजनों का भी डिलीवरी साल 2026 तक होता है तब भी भारत को प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का कोई मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन साल 2026 के बाद भारत को सालाना कम से कम 24 इंजनों का जरूरत है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक शायद अमेरिका सालाना 24,000 इंजनों के दर पे इंजनों का सप्लाई ना कर पाए। पर वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया के द्वारा अपने FA-50 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए अमेरिका से F404 इंजनों को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डील किया गया था और दोस्तों इसी डील के वजह से साउथ कोरिया में F404 इंजनों का प्रोडक्शन भी हो रहा है और इन इंजनों के सप्लाई चेन को लेकर साउथ कोरिया को किसी भी तरीके का कोई मुश्किल नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया को F404 इंजनों का टेक्नोलॉजी दिया गया है, क्या अमेरिका भारत को भी उसी तरीके से इंजनों का टेक्नोलॉजी देगा? हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल आना चाहिए, क्योंकि 80% टेक्नोलॉजी तो अमेरिका F414 जैसे इंजनों को लेके भी देने के लिए तैयार है। ऐसे में F404 इंजन जो कि ऑलरेडी अमेरिका के अंदर ऑब्सोलीट हो चुका है और अमेरिका अपने किसी भी एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इन इंजनों के टेक्नोलॉजी देने में शायद अमेरिका को कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा और एक लंबे नेगोशिएशन के बाद ही भारत को ये मिल सकेगा। हालांकि अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डील हो जाता है तो भारत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन डील होगा, क्योंकि इन 99 इंजनों के बाद भारत को करीब करीब और 120 इंजनों का आवश्यकता है और 120 इंजन मिलने पर ही भारत 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डील के अंतर्गत आगे बढ़ पाएगा। हालांकि जब इंडियन एयरफोर्स के पास 220 के आसपास तेजस एयरक्राफ्ट हो जाएगा तब भी इन इंजनों का जो जरूरत है वो कम नहीं होगा, क्योंकि उस दरमियान एयरक्राफ्टों के संपूर्ण सर्विस लाइफ में इंजनों को कई बार रिप्लेस करना पड़ सकता है और ऐसे में आने वाले समय में भारत को कई सौ के संख्या में F404 जैसे इंजनों का जरूरत पड़ेगा और भारत के पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने पर भारत इसे आने वाले कई दशकों तक भारत में ही निर्माण कर पाएगा, जिससे केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के नए इंजनों के रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं होगा, बल्कि तय समय पे इंजन मिलने पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को भी एनहांस किया जा सकेगा। इवन अगर बाद में भारत को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तब भी इन इंजनों के डील के वजह से भारत को आसानी होगा। हालांकि अगर इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का डील नहीं होता है और अमेरिका 24 इंजनों के दर पे इंजनों का सप्लाई नहीं कर पाता है तो केवल मात्र एडिशनल
ओरिजिनल 97 एयरक्राफ्ट के डील के ऊपर ही कैंसिलेशन का तलवार नहीं लटकेगा, बल्कि किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करने से पहले भी भारत को 100 बार सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे F404 इंजन भारत का गले का हड्डी बना हुआ है और इस हड्डी को कैसे निकाला जाए इसे लेके भारत की तरफ से तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टरों के फायर पावर को एनहांस करने के लिए जल्द ही एक और मिसाइल के ट्रायल को शुरू किया जाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस मिसाइल का बात कर रहा हूँ वो असल में हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इन मिसाइलों के यूजर ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हेलेना असल में हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइलों को कहा जाता है, जो कि भारत के द्वारा स्वदेशी तरीके से डेवलप किया हुआ एक 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और भारत डायनामिक लिमिटेड जो कि इन मिसाइलों के प्रोडक्शन के जिम्मेदारी को रखा है, उसके तरफ से हाल ही में ही ये अनाउंस किया गया है कि नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 के अंदर हेलेना मिसाइलों के यूजर ट्रायल को समाप्त किया जाएगा। मतलब केवल मात्र साल 2024 के अंत तक या साल 2025 के शुरुआती समय तक हेलेना मिसाइलों के यूजर ट्रायल को शुरू ही नहीं किया जाएगा, बल्कि नेक्स्ट ईयर के अंत तक शायद इन मिसाइलों के यूजर ट्रायल को समाप्त भी कर लिया जाए। अब यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा स्वदेशी डेवलप किया हुआ अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए ही ये हेलेना मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ है। और भारत डायनामिक लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से ये भी साफ किया गया है कि किस तरीके से हेलेना मिसाइलों के जो डेवलपमेंट ट्रायल है उसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के वेपनाइज्ड वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टरों के द्वारा ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। और अब इन मिसाइलों के जो यूजर ट्रायल है वो बेसिकली रुद्र हेलीकॉप्टर के साथ साथ प्रचंड हेलीकॉप्टरों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। और ये प्रचंड हेलीकॉप्टर असल में लिमिटेड सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि इसके मास प्रोडक्शन को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अनुमति दिया जा चुका है। बेसिकली दोस्तों इन मिसाइलों को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के रुद्र और प्रचंड दोनों हेलीकॉप्टरों में ही इंटीग्रेट किया जाएगा और इन मिसाइलों का उपयोग जमीन में स्थित टारगेटों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। वैसे तो इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, जो कि दुश्मन के आर्मर्ड को भेदने के लिए बनाया गया है ताकि दुश्मन के टैंक से लेके इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और अन्य ग्राउंड व्हीकलों को निशाना बनाया जा सके। जबकि अगर देखा जाए तो केवल मात्र मूविंग टारगेट ही नहीं बल्कि स्टेशनरी टारगेट जैसे कि दुश्मन के बंकर्स और फोर्टिफाइड स्टेशंस को भी इन मिसाइलों के द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों हेलेना जैसे 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का रेंज भी करीब करीब 7 किलोमीटर है। मतलब दुश्मन के पहुंच से काफी बाहर रह के ही भारतीय हेलीकॉप्टरों के द्वारा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि हेलेना मिसाइलों को ही ध्रुवस्त्र मिसाइल कहा जाता है और इन मिसाइलों का वजन करीब करीब 43 किलोग्राम है। और इन मिसाइलों को ऑलरेडी लद्दाख जैसे क्षेत्र में भी टेस्ट किया जा चुका है। 800 मिलीमीटर के थिक आर्मर तक को भेदने का क्षमता इन मिसाइलों के पास है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि मीडियम वेट टैंक से शुरू करके हैवी वेट टैंक तक को ये एक ही बार में ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों इन मिसाइलों को लेके जो टेस्टिंग है वो साल 2011 में ही शुरू कर दिया गया था। हालांकि आखिरी बार जो इसके डेवलपमेंट ट्रायल है वो साल 2022 में अंजाम दिया गया था। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऑलरेडी इन मिसाइलों को आर्मी के द्वारा खरीदने को लेकर एक तैयारी किया जा चुका है और आर्मी करीब करीब 500 ऐसे मिसाइलों को इनिशियली अपने बेड़े के लिए चाहता है और करीबन इन 500 मिसाइलों के साथ 40 लॉन्च ट्यूब भी चाहता है जो संभावित हेलीकॉप्टरों में इंटीग्रेट किया जाएगा। पर दोस्तों संभावनाएं काफी अधिक है कि ऑर्डर इससे काफी अधिक हो, क्योंकि इंडियन आर्मी के और एयरफोर्स के बेड़े में एक तरफ जहां पे काफी बड़े मात्रा में रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर है तो वहीं पे 150 से भी अधिक प्रचंड हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। मतलब अगर हर एक हेलीकॉप्टर में इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाता है तो मिसाइलों का संख्या काफी अधिक होगा। हालांकि आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एक एक प्रचंड हेलीकॉप्टरों में एक साथ 16 ऐसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। मतलब ये जो मिसाइल है ये प्रचंड हेलीकॉप्टरों में फायर पावर काफी एनहेंस करेगा। जबकि दोस्तों खाली ध्रुवस्त्र या हेलेना मिसाइल ही नहीं बल्कि भारत के द्वारा इससे भी अधिक ताकतवर स्टंट मिसाइलों को भी तैयार किया गया है, जो कि फिलहाल अपने डेवलपमेंट ट्रायल के अंदर है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो स्टंट मिसाइल है ये करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा और इन मिसाइलों को भी बेसिकली हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है ये भारत को आने वाले समय में और कितना ताकतवर बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।